हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा यूनिट, तीसरा चैप्टर, इंडियाज इंटरनल challenges. In this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movement, issue of Northeast India, nationalism, communalism and regionalism. आज हम इस चैप्टर में जो हमारे अंदरूनी मामला थे, जो आंतरिक मामले हैं हमारे देश के, जैसे नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, द अनरेस्ट इन पंजाब। अकाली दल वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। जो अकाली दल थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी पंजाब में। इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अकाली दल ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया। द फॉलोइंग डिमांड्स वेयर मेड इन द रेजोल्यूशन। ये फॉलोइंग डिमांड्स रेजोल्यूशन में पास की गई। चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बनाना चाहिए। द पंजाब स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। जो दूसरी जगह पे जहाँ पंजाबी बोली जा रही है उसे भी पंजाब स्टेट में सम्मिलित किया जाए, शामिल किया जाए। रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स इन इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज। और इंडियन आर्मी में सिख लोगों की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और स्वायत्तता दी जाए पंजाब के स्टेट को, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा आत्मनिर्भरता दी जाए पंजाब स्टेट को। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977 में अकाली दल पावर में आया। व्हाइल टेकिंग चार्ज, और चार्ज लेने के तुरंत बाद दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर्स फॉर पंजाब। और उन्होंने डिमांड की कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब को पानी मिलना चाहिए। और होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर, और अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए, एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद देयर ओल्ड डिमांड्स। In 1980, the movement for independent Khalistan took root in the Punjab. In 1980 में मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट ने जगह बनाना चालू किया पंजाब में। ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ अकाली दल वाज संत हरचरण सिंह लोंगवाल। और उस दौरान द लीडर ऑफ अकाली दल वाज संत हरचरण सिंह लोंगवाल। ये उनके लीडर थे। ही यूज टू डायरेक्ट हिज एक्टिविटीज फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। और वो अपनी सारी गतिविधियां गोल्डन टेम्पल से चलाते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ गोल्डन टेम्पल आर्म फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर संत जनरल सिंह भिंडरेवाला। और वहाँ पे जनरल सिंह भिंडरेवाले के सपोर्टर्स भी वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन। वहाँ पे आतंकवादी गतिविधि शुरू होना चालू हो गई। भिंडरेवाले वाज अरेस्टेड इन 1981 अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर। और जनरल सिंह भिंडरेवालों को 1981 में गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि उन पे मर्डर के चार्जेस लगे थे एडिटर के, लाला जगत नारायण के। आफ्टर द इंसिडेंट दिस सिचुएशन वर्स। और उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ की सिचुएशन बहुत वर्स हो गई, बहुत बुरे हालात हो गए पंजाब के। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज इन पंजाब इन 1983। और वहाँ के हालात बहुत ख़राब होने की वजह से 1983 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भिंडरीवाले वेंट टू स्टे एट रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त। एक बहुत रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे भिंडरीवाले रहने चले गए, वहाँ पे बैठ गए वो जाके, उसे अकाल तख्त कहा जाता है। भिंडरीवाले फॉलोअर्स कैप्चर द गोल्डन टेम्पल। उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया, उनके फॉलोअर्स ने, उनके समर्थकों ने। एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर। और वहाँ पे जो रेती से भरी बैग्स रहती है उसको भर के उन्होंने वहाँ पे बैरिकेड तैयार कर लिया। द एरिया लुक लाइक अ फोर्ट। और वो एरिया ऐसा लग रहा था जब ये वहाँ पे उन्होंने जब ऐसे रेती से भरे और मिट्टी से भरी हुई बोरियां रख दी तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई किला है। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब। और वहाँ पे
वहाँ पे बहुत पंजाब इस गतिविधियों की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया। इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, और ये भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। और जो द मेन टास्क ऑफ गेटिंग टेररिस्ट को वहाँ से बाहर निकालने का जो टास्क है वो जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया गया ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984। ये 4 जून ने मॉर्निंग को 3 जून 1984 को दिया गया। द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट, और 3 जून 1984 को द मिशन ब्लू स्टार स्टार्ट हो गया। द ऑपरेशन एंडेड एट 6 जून, और 6 जून को ये ऑपरेशन खत्म हो गया। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट स्ट्रेंथ, और इंडियन आर्मी ने बहुत संयम के साथ काम किया इस ऑपरेशन जिसे हम ब्लू स्टार कह रहे हैं। तो ऑपरेशन एंडेड विद डेथ ऑफ भिंडरेवाले एंड अदर टेररिस्ट, और ये ऑपरेशन है ना भिंडरेवाले जिन्होंने कब्जा करके रखा था उनकी मृत्यु हो गई, और उनके समर्थकों की भी मृत्यु हो गई आतंकवादियों की, उससे ये ऑपरेशन खत्म हो गया। In 1986 an operation had to be conducted अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर, और 1986 में और एक ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आफ्टर दिस एक्शन वाज टेकन द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिकअप मूवमेंट, और वहाँ पे शांति का जो मूवमेंट चल रहा था पंजाब में वो आगे बढ़ा इसके वजह से। इशू कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट। ये 8 स्टेट मिला के नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसका नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये सब स्टेट है, इन सबको मिला के नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट टू वेरिंग एक्सटेंट, और इनकी ये स्टेट के अलग अलग बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया की। These states are different with respect to ethnicity, language and culture diversity। और ये सब राज्य एक में एक से ethnicity, language और culture diversity तीनों भिन्न भिन्न एक में एक से। The first Prime Minister of independent India took the lead in the bringing the tribes living in this area into mainstream of the country। जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इन सब ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम यानी अपने देश के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। In 1954 he formed the North East Frontier Agency। उन्होंने 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई, और कंप्राइजिंग ऑफ द टेररिस्ट ऑन द सिनो इंडियन बॉर्डर एंड द ट्राइबल एरियाज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ असम। Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture। उन्होंने नेहरू जी ने सबके डेवलपमेंट के लिए उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अहम कदम उठाए। स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दिस एरियाज इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन आर्मी। इन 1965 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दिस एरिया वाज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को इसका चार्ज दिया गया। द North Eastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control etc। फिर क्या हो, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल था एक्ट 1971 उसको बनाया गया, उसके हिसाब उसका काम क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और जो फ्लड होता है बाढ़ वगैरह के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते रहना इस कमीशन का काम था। मिजोरम द ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री। जो कबीले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। When India became independent, the government gave administrative autonomy to district of Mizo majority areas of Lushai Hills। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी एक
ऑटोनॉमस बॉडी दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मेजो मेजोरिटी एरिया थे लूशा हिल्स की तरफ के उनको। व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1954, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन द एरिया ग्रीव। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ 1954 में, तो उसके वजह से वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। मिजो लीडर स्टार्टेड डिमांडिंग एंड ऑटोनोमस मिजो प्रोविजंस। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के जो मिजोरम के जो लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पे डिमांड करने लग गया ऑटोनोमस मिजोरम की। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सेवरल ड्राफ्ट। लेकिन क्या वो 1959 में जो मिजोरम में ना बहुत से वहाँ पे सूखे पड़े। ड्यूरिंग द फेमिन मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट। और उसी के दौरान क्या हुआ, जो मिजो लीडर थे वहाँ के मिजोरम के मिजो लीडर लाल डेंगा, उन्होंने वहाँ पे बहुत लोगों की हेल्प की। In 1961, लाल डेंगा established an organization called मिजो नेशनल फ्रंट MNF। और फिर 1961 में जो लाल डेंगा थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट MNF। ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम, और उन्होंने एक बड़े मिजोरम की डिमांड की। एन इंडिपेंडेंट नेशन कार्ड आउट ऑफ त्रिपुरा, जो त्रिपुरा का भी उसमें एरिया था, मणिपुर और मिजो मेजोरिटी एरिया था जो लूशा हिल की तरफ का था। इन मार्च 1996 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम। फिर क्या हुआ, 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने आज़ाद मिजोरम की घोषणा कर दी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रेबेलियन। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे उस वक्त के, उन्होंने क्या किया, जो ये मूवमेंट चला था उसको दबा दिया और उसको शांत किया, और जो रेबेल थे, जो बागी लोग खड़े हुए थे, उनकी मूवमेंट को दबा दिया। व्हेन द सिचुएशन काम डाउन इन 1972 द मेजो मेजोरिटी एरिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। लेकिन जब 1972 में मामला थोड़ा ठंडा हुआ, तो मेजो मेजोरिटी एरिया जो था तो उसे है ना यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, जहाँ पे है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो चुन के आती है उसको उनका अधिकार रहता है, वहाँ पे स्टेट इलेक्शन वगैरह कुछ होते नहीं है। इन 1985 द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद मिजो नेशनल फ्रंट। और फिर 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, MNF के साथ, एंड मिजोरम वाज गिवन द स्टेटस। और मिजोरम को स्टेटस दिया गया, क्या क्या स्टेटस दिया गया, ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट, एक फुल फ्लेज स्टेट का, यानी कि जो खुद पे काम करने वाला जो स्टेट रहता है, जिनकी खुद की बॉडी रहती है, वहाँ पे खुद के लोग चुन के आते हैं, उसे एक दर्जा दिया। लाल डेंगा बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर जो लाल डेंगा थे वो पहले चीफ मिनिस्टर बने उस राज्य के, नागालैंड। द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज द मार्शल ट्राइब। और जो नागा ट्राइब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उन्हें मार्शल ट्राइब भी कहा जाता है। द नागा ट्राइब हैड सेटल इन ईस्टर्न हिमालयज। और जो ये नागा ट्राइब है वो ईस्टर्न हिमालय, जो हिमालय का ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे सेटल्ड है। द नागा हिल्स बॉर्डर एरियाज ऑफ असम एंड म्यांमार। और जो नागा हिल्स है वहाँ की, और जो आसाम और म्यांमार की तरफ की बॉर्डर है, वहाँ पे ये नागा लोग सेटल्ड है। इन 1946 some educated Naga youth established an organization called Naga National Council NNC। और जो कुछ पढ़ा लिखा यूथ था फ्रेंड, जो नागा लोगों का जो पढ़ा लिखा यूथ था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल NNC। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। फिर उन्होंने जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जैसे मिजोरम को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था फुल फ्लेज, उसी की तर्ज पे इन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट नागालैंड की डिमांड की स्टेट की। दे वेर लेड बाय अंगामी जापू फिजो। और ये इसको लीड किसने किया, अंगामी जापू फिजो ने। इन 1954 द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। फिर 1954 में दो नागा नेशनल काउंसिल जो थी, उन्होंने काय की घोषणा की, इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड की स्टैब्लिशमेंट की घोषणा कर दी उन्होंने। इन 1955 स्कर्मिशेस हैपन बिटवीन लोकल नागाज एंड द सोल्जर ऑफ द आसाम राइफल्स। और जो मिलिट्री की एक डिपार्टमेंट है, जो रेजिमेंट है आसाम राइफल्स, उनके बीच में और जो नागाज यूथ है उनके बीच में है ना कुछ झड़पें हुई।
और मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द स्कर्मिशेस, और फिर इसी जो झड़पों को कम करने के लिए, उसे दबाने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया। सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा नेशनल काउंसिल, और बहुत से फिर टेबल टॉक हुए, डिस्कशन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, और जो हमारे नागा नेशनल काउंसिल थे उनके बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजोरिटी टेरिटरी द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड किया, जैसे मिजोरम को यूनियन टेरिटरी डिसाइड किया गया था, वैसे ही जो नागा मेजोरिटी एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नागाज लोग रहते हैं, वहाँ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नागालैंड वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑन 1 December 1963 बाय द पुटिंग टुगेदर द नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड अ पार्ट ऑफ ट्यूनसैंग। और फिर क्या हुआ, 1 December 1963 को फुल फ्लेज एक आज़ाद स्टेट बना दिया गया, फुल फ्लेज, जिनकी खुद की एक, जैसे हमारा महाराष्ट्र फुल फ्लेज स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं, उसी तरह पे नागालैंड को भी 1963 1 दिसंबर को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। और जो मेजोरिटी नागा रहते थे वहाँ का जो ट्यूनसांग का एरिया है उसे एक नागालैंड बना दिया गया स्टेट। आसाम, इन 1983 देयर वॉज एन इंटेंस एजिटेशन staged by all Assam Student Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengal migrants। फिर क्या हुआ, 1983 में जो एजिटेशन स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ा विरोध स्टार्ट हुआ आसाम स्टूडेंट यूनियन का और आसाम गण संग्राम परिषद का। किस क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट हुआ कि वहाँ पे जो बहुत बंगाली लोग आके रहने लगे थे, इसके ऊपर वहाँ पे बहुत बड़े एजिटेशन चालू हुआ, विरोध चालू हुआ। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान एंड असमीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइन एन अकॉर्ड। फिर क्या हुआ, 1985 में प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के राजीव गांधी ने, और सेंट्रल होम मिनिस्टर थे जो वो मिनिस्टर शंकर राव चौहान थे, और आसामी जो लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया। इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन हु हैड इन्फिल्ट्रेट इन आसाम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो बांग्लादेशी सिटीजन जो आसाम में आ गए हैं उन्हें वापस उनके जगह पे वापस भेज दिया जाए जहाँ से आए वो। इन 1986 इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ऑफ द आसाम गण परिषद बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर। फिर 1986 में इलेक्शन हुए आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो थे वो आसाम गण परिषद के नेता थे, वो है ना चुन के आए और वो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू स्टैब्लिश पीस इन आसाम। इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के वजह से आसाम में शांति स्टैब्लिश करना, पीस स्टैब्लिश करना आसान हुआ। अरुणाचल प्रदेश, इन 1954 NEFA वॉज क्रिएटेड। 1954 में NEFA की स्थापना हुई थी। इन 1972 इट बिकेम टू बी, पेज नंबर 12 पे आ जाइए फ्रेंड। इट बिकेम टू बी अरुणाचल प्रदेश on the 20th February 1987 it got the status of constituent state। फिर यही राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 को इसको कॉन्स्टिट्यूट स्टेट का दर्जा दिया गया। During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. और 1960 से लेकर 2000 के बीच का जो कालखंड था, पार्ट था, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की, वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े और उस एरिया ने बहुत प्रोग्रेस की। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे एजुकेशन का बढ़ाव हुआ और ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई। नक्सलिज्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नक्सलिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड एज नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ये जो मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, जो नक्सलबारी नाम की जो जगह थी दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये मूवमेंट चालू हुआ। द नक्सलाइट ऑर्गेनाइज स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड टू चार्ज ऑफ देयर लैंड्स। और फिर नक्सलाइट ने क्या किया कि जो छोटे ज़मीन वाले फार्मर्स है और जो लेबर्स लोग हैं उनको इकट्ठा किया
और पुट द रेड फ्लैग ऑन डिक्लेयर दैट एरिया फ्री टेरिटरी 1967, और है ना उनकी फसलों पे कब्जा किया और लाल झंडा फहरा दिया और उस ज़मीन को है ना फ्री टेरिटरी घोषित कर दिया 1967 में. ऑल दिस मूवमेंट दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिविलियन आर कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट. और इसी मूवमेंट से जो भी विद्रोही लोग इंस्पिरेशन लेते, प्रेरणा लेते हैं, उसे नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है. द movement had the objective of establishing action committee to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlord and confiscate the land of landlords and distribute it among the tenants. इसका मकसद क्या था? जो मूवमेंट चालू हुआ था इसका मकसद ये था कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो भी लूटा जा रहा है, जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, फार्मर्स पे, लेबर्स पे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाना, और जो भी ताकतें उनके हाथ में आ रही है, जो भी चीज़ें हाथ में आ रही है, उसे डिस्प्यूट कर देना गरीब लोगों के बीच में. लेकिन लेटर द मूवमेंट स्ट्रे अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव. लेकिन बाद में क्या हुआ, जो उनके ऑब्जेक्टिव थे कि गरीबों की मदद करना है, कमज़ोर तबके की मदद करना है, वो मूवमेंट से हट गए ये लोग. फिर टू टेक द recourse to terrorism to prevent any government scheme and welfare policy from reaching the common people. फिर उन्होंने टेररिज्म का रास्ता अपना लिया. इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम थी और वेलफेयर पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उससे लोगों तक पहुंचने से ये लोग रोकते थे. द नक्सलाइट स्टार्टेड द पैरेलल सिस्टम बाय द रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम. और उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था हमारे गवर्नमेंट का, उसे ठुकरा दिया और खुद का पैरेलल सिस्टम चलाना शुरू कर दिया. दिस मेड नक्सलिज्म सीरियस चैलेंज टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी. और इसी ने है ना जो नक्सलिज्म जो बड़ा इस तरीके से, उसने इंटरनल सिक्योरिटी तो जो इंडिया की, उसे बहुत बड़ा चैलेंज पहुंचाया, चुनौती बन गई. द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. ये जो मूवमेंट था मेनली वेस्ट बंगाल में लोकेटेड था. लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश. बाद में ये कहाँ पहुँचा? ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, रंजनगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, और बालाघाट एंड मंडाला इन द मध्य प्रदेश एंड कोरापुट इन उड़ीसा. इन्हीं सब जगहों पे ये मूवमेंट बाद में पहुंच गया. इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस द नक्सलाइट एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन गुरेला आर्मी. दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. फिर क्या हुआ, और उनके इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए नक्सलाइट इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लिबरेशन गोरेला आर्मी, पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी, PLGA. और उनके कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ाते रहे वो लोग. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनलिज्म. द कम्युनलिज्म इज अ ग्रेट सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. ये कम्युनलिज्म है, ये बहुत बड़ा खतरा और धोखा है हमारे देश की यूनिटी के लिए. कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड. ये जो छोटे मोटे रिलीजियस प्राइड रहते हैं उसी की वजह से ये कम्युनलिज्म पैदा होता है. द ब्रिटिश सॉ द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री. और जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे उन्होंने हमारे लोगों के अंदर ये कम्युनलिज्म है हमारे देश में, इसको उन्होंने देख लिया था. पीपल आर डिफरेंट रिलीजियस हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरी. और कई सालों से, कई सेंचुरी से, कई दशकों से सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं आए हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री व्हाइल बीइंग ड्यूली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन. इस देश में अपने रिलीजन पे प्राइड करके रहना ये कोई मुश्किल काम नहीं. कई सालों से हम लोग अलग अलग रिलीजन के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, साथ में मिलके इस सालों से, दशकों से रहते आ रहे हैं. और अपने धर्म पे प्राउड करके रहना कोई गलत बात नहीं है. बट व्हेन दिस प्राइड बिकम एक्सेसिव दे टर्न इनटू बिगोरिटी. अब फिर क्या होता है कि जो फिर ये प्राइड बढ़ जाता है, जैसे हम अपने धर्म पे प्राइड करते हैं, लेकिन जब ये प्राइड हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, इस टर्न इनटू बिगोरिटी. ये बिगोरिटी का फिर क्या होता है, वो हम जब ये एक्सेसिव हम प्राइड अपने धर्म पे एक्सेसिव प्राइड करने लगते हैं तो फिर ये हमको है ना कट्टर बना देता है. ईच वन देन बिगिंग टू कंसिडर देयर रिलीजियस सुपीरियर एंड अदर इन्फीरियर. फिर हम क्या करने लगते हैं, जो हमारा धर्म है उसको सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा समझने लगते हैं. दिस लीड द रिलीजियस फैनेटिसिज्म. फिर ये क्या करता है, हमें धर्म में ना धर्म के मामले में कट्टर बना देता है हमें.
फैनेटिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनिज्म, और जो ये कट्टरता है ये कम्युनिज्म का बेस है। इट मेक्स एन ऑब्लियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डोंट ट्रस्ट ईच अदर। फिर यह क्या करता है, जो हम एक मेक के धर्म के लोग साथ में रहते हैं, फिर एक मेक के प्रति, धर्म के प्रति जो हम इज्जत करते हैं उसे कम कर देता है, और जो भरोसा रहता है हमारा एक मेक के प्रति उसे कम कर देता है। दे बिकम सस्पियस ऑफ ईच अदर, और फिर हम लोग है ना, जो भी एक मेक के धर्म के लोग रहते हैं तो एक मेक को शक की नज़र से देखने लगते हैं। कंपेट्रियट्स फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियस आर लुक एट एज एनिमी, और जो भी हमारा दूसरे धर्म के लोग रहते हैं हम उनको दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं। इवन द कमेंसलिटी और कमिंग टुगेदर एंड फेस्टिवल बिकम रेयर, और फिर एक में के त्योहारों में आना कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर डिमांड एंड राइट एज अ सिटीजन। फिर इसी का रिजल्ट होता है कि हम एक दूसरे के आना कम कर देते हैं, और फिर जब हमें अपने राइट्स और सिटीज़न राइट्स और अपनी ज़रूरतों के लिए जब ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, एक जगह पे आना पड़ता है, तो हम एक नहीं होते। और फैनेटिज्म मेक द पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड पीपल प्रीजुडिस, और फिर क्या करते हैं कि हम लोगों के धर्मों को देखना चालू करते हैं, हम अपने कॉमन इशू की तरफ नहीं देखते। सम पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन ऑल्सो इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर ओन रिलीजन, और हम अपना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है ना धर्म के आधार पर देखने लगते हैं। द सम पीपल ऑफ आवर रिलीजियस थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव नो इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। फिर कुछ लोग, धर्म के लोग क्या सोचने लगते हैं कि हम पर्टिकुलर धर्म के, इसलिए हमारा है ना राजनीति में इन्फ्लुएंस नहीं है। दे बिगेन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टिसली। फिर वो लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट देयर रिलीजन। फिर वो सोचने लगते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारे साथ पार्शियलिटी कर रही है, भेदभाव कर रही है धर्म के आधार पे। इन सच कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन एंड देयर को रिलीजियस। फिर ये वही लोग है ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं अपने रिलीजन को लेके, और हमारे सामने जो रिलीजन के लोग हैं उनको लेके। Anybody speak about the people of their religion, insult the religious symbol knowingly or unknowingly, riots brigade out of become this kind of thinking। फिर क्या होता है, ऐसी थिंकिंग की वजह से अगर कोई भी एक शख्स या कोई भी हमारे धर्म की इंसल्ट करता है जानबूझ के या ना जानते हुए भी, तो फिर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि इसने हमारे धर्म की इज्जत नहीं की, तो फिर ना दंगे होने लगते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड, और जो कई बेगुनाह लोग हैं ना मारे जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज इज डैमेज, और जो गवर्नमेंट और जो राष्ट्र की संपत्ति रहती है पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे बस स्टैंड रेलवे से पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर उसे डैमेज किया जाता है दंगों में झगड़ों में। पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय, और जो समाज का जो पीस रहता है, शांति रहती है, वो भंग हो जाती है ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइट्स। और है ना इसी के चलते जो बहुत कड़वी यादें रहती है ये अपना इसकी राइट्स की, दंगों की। पीपल आर स्ट्रेंज, पेज नंबर 13 पे आइए। स्ट्रेंज फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव अ सेटबैक, और जो दंगों की बहुत कड़वी यादें रहती है, इसी की वजह से लोग एक में के लिए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है वो खो देते हैं, और आपस में भरोसा ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इन द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस, और लोगों के बीच में ट्रस्ट क्यों रहता है कि हम लोग जब साथ में रहते हैं, इसी की वजह से हमारे आपस में ट्रस्ट बिल्ड होता है, भरोसा बनता है। इफ ट्रस्ट ब्रेक द सोशल यूनिटी रिसीव ब्लो, और जब भरोसा टूटता है तो जो सोशल यूनिटी है वो घसर जाती है, वो टूट जाती है। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव विदाउट अ सोशल यूनिटी, और नेशनल यूनिटी कैसे हम अचीव करेंगे जब समाज में ही यूनिटी नहीं होंगी, एकता नहीं होंगी। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। इसलिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो कम्युनलिज्म है इसे हम सब मिलके अपनी पूरी ताकत से इसे हराएं। फॉर दिस, इसके लिए वी शुड मिक्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, इसके लिए हमें जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज ऑफ द
अदर ईच अदर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी अच्छी चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा और जो उनका आचरण है उसे मानना पड़ेगा, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। वी शुड बी एबल टू लुक अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम रैशनली। उसी के साथ साथ हमें जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसे समझना पड़ेगा। वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विद रिलीजियस। और यही हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक क्वेश्चन है उसे हमें हमारे धर्म के साथ नहीं देखना है, नहीं मिलाना है। वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मोनी। हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से जो हमारे धार्मिक हार्मोनी को ख़त्म किया जा रहा है। दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म, स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी। यही एक रास्ता है कि कम्युनलिज्म को जड़ से ख़त्म किया जा सके और जो नेशनल यूनिटी हमारे देश की उसे बढ़ावा दिया जा सके। रीजनलिज्म। Regionalism means having excessive pride about one's religion. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or a Marathi person. If I think that because I am Bengali or Marathi, I am superior to others from other provisions, it can be termed as excessive regional pride. अब ये रीजनलिज्म क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ और उस पर मुझे प्राइड हो रहा है, मुझे अभिमान हो रहा है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, इसे, और मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, तो इसे कहते हैं रीजनलिज्म। तो द लव्स फॉर वंस प्रोविंस टर्न्स morbid due to these kinds of excessive regionalism pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. हमें अपने जमीन से प्यार होना चाहिए, हमें रीजन से, लेकिन ये अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए फिर ये अबनॉर्मल कंडीशन धारण कर लेता है। रीजनलिज्म थ्रीव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस एंड डेवलपमेंट। ये जो रीजनलिज्म की वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस पैदा होता है डेवलपमेंट में। In the post-independence period, some states achieve more progress while some states remain backward. स्वतंत्रता के बाद कुछ स्टेट्स ने बहुत प्रोग्रेस किया और कुछ ने नहीं किया, बैकवर्ड रह गए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। ये जो राज्य है ये बहुत डेवलप हो गए। वेयर स्टेट लाइक उड़ीसा, बिहार, आसाम रिमेन अनडेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। जो आसाम, बिहार है, उड़ीसा इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और रिफॉर्म्स है आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। एज ए रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। जो इकोनॉमिकली डेवलप है वो एजुकेशन और हेल्थ और कल्चर में भी आगे बढ़ेंगे। द स्टेट विच हैव नॉट डेवलप इन दिस मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक कम्युनिटीज। द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलपमेंट स्टेट आर नॉट पॉसिबल for people in backward state. They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. जो बैकवर्ड स्टेट रहते हैं वो इन परेशानी से गुजरते हैं। कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पावर्टी, भूखमरी, एजुकेशन। They begin to think that they are being cheated. फिर उनको महसूस होने लगता है कि उनके साथ है ना चीट हुआ है, उनको ठगा गया है। They are being kept away from the benefits of development. Because of this, the understanding between state is broken. This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to be set right. Our government makes effort in that direction. फिर क्या होता है, जो अनडेवलप रीजनल रहते हैं वहां पे भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां के लोगों में है ना भरोसा कम होने लगता है। फिर ये है ना हमारी नेशनल यूनिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है।
रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट। ये रीजनलिज्म में डेवलप और अनडेवलप दोनों स्टेट के लिए खतरा है। The people of developed state begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much। जो जो डेवलप स्टेट रहते हैं वो है ना अपने आप पे बहुत भरोसा करने लगते हैं कि हम वो सुपेरियर है ड्यू टू देयर सुपेरियर हिस्ट्री और कल्चर, एंड दे हेंस डेवलप दैट मच। देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अनडेवलप्ड रीजन। जो अनडेवलप्ड रीजन है उनको वो लोग गिरी नजर से देखना चालू करते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट। और जो अपने बेनिफिट से शेयर करने को तैयार नहीं रहते जो अनडेवलप और बैकवर्ड स्टेट है। ऑन द अदर हैंड the people from backward areas need to arouse their regional identity to the organize themselves. For this they try to unnecessarily glorify local tradition and culture to prove their uniqueness। फिर उन्हें जो बैकवर्ड लोग रहते हैं फिर उन्हें अपनी यूनिकनेस, अपनी रीजनलिटी, अपनी ग्लोरीफाइड ट्रेडिशन को बताने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिस लीड्स टू रीजनलिज्म। और ये चीजें है ना रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है। इंडेंजर्स नेशनल यूनिटी। और ये नेशनल यूनिटी के लिए भी डेंजर है। द इविल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। जो इम्बैलेंस हो रहा है डेवलप और अनडेवलप रीजन के बीच में, इसे कम करके, एक हाई को कम करके हम रीजनलिज्म को कम कर सकते हैं। We have studied a few challenges that India is facing। हमने कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ा जो हमारा भारत देश फेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम these are the several problems like over population, cleanliness, agriculture and problems of the farmers, poverty, housing and food। उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे हमारे देश की ज़्यादा जनसंख्या, क्लीनलीनेस, साफ सुथरी, एग्रीकल्चर, खेती, प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स एंड पॉवर्टी। और हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी और गरीबों की, हाउसिंग एंड फूड की प्रॉब्लम है हमारे इधर। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस एंड मूव फॉरवर्ड। हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोसेसिंग स्टडीली। और हम स्टडीली एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड। हम अगले चैप्टर में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे।